नववर्ष की पहली तारीख है, 2022 की पहली तारीख है और आज हमारे साथ बांदा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र हैं। एक ऐसे सांसद जिन्होंने दिल्ली में आदर्श सांसद की एक ख्याति अर्जित की। उसके बाद लगातार उन्होंने श्रवण आयोग के बारे में भी मांग की थी और एक पूरी तरीके से उनका अपना एक इतिहास रहा। संसद के भवन के अंदर सबसे ज़्यादा उपस्थित दर्ज कराने वाले सांसद। आज हम जानेंगे उनसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है 2022 के चुनाव में। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप नववर्ष के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को। मैं अपने आंगन नववर्ष 2022 की सभी अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो सांसद जी, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 को लेकर के भी, तो क्या कुछ होने वाला है? आपको ऐसा क्या भविष्य दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का 5 साल की एक पूरी सत्ता का दौर गुजर चुका है और विपक्ष लगातार सत्ता के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा है। कहीं पर ब्राह्मणों की नाराज़गी और कई तरह की बातें हो रही, पिछड़ा वर्ग को लेकर के भी बात हो। आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अब मुझे तो कहीं विपक्ष हावी नहीं दिखाई पड़ता है। अब आप कह रहे हैं कोशिश, तो देखिए सब कोई कर रहा है, चुनाव है और विपक्ष को भी करना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है कि चुनाव में अपना वो कोशिश करे। लेकिन मुझे तो कहीं दूर दूर में विपक्ष भी अब लड़ाई में नहीं नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश पे काम किया है वो निश्चित तौर से सराहनीय है और लोगों के, जनता के दिलों में है। और मैं समझता हूँ कि जो ऐतिहासिक काम हुए हैं और जो कभी नहीं हुआ वर्षों से, तो वो भी काम शुरू हुए, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से लोगों ने मन बना रखा है और विपक्ष कहीं दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। लेकिन आपकी सरकार में अफसरशाही हावी होने की बात की जाती रही है। देखिए, ये बात सही है कि अफसरशाही तो देखिए जिसकी भी सरकार रहती है वो सरकारों को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। अब हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं अपवाद हैं और लेकिन उनको भी ऊपर से देता तो गंभीर है और जहाँ भी जानकारी मिलती है तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि क्या भविष्य में अगर आपको वापस विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी ने प्रयास किया तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, ऐसा होता है कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। हालांकि वह लोकसभा के बाद मैंने विधानसभा कभी मांगा नहीं, फिर जब से लोकसभा लड़ने लगा, अब तो सांसद भी रह चुका हूँ, तो मैं अपनी तरफ से मांगूंगा नहीं और मतलब हमारे अन्य कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया जाए और अन्य जो सक्षम लोग हैं लड़ने के लिए, और बाकी जो वर्तमान है उन पर भी विचार करे पार्टी। और ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कहीं बदलने का मन करती है तो फिर अन्य कार्यकर्ता भी है। लेकिन अगर फिर पार्टी का अगर कोई निर्णय होता ही है कि नहीं आपको करना है, लड़ना है, तो फिर वो तो निर्णय सर्वोपरि होता है, उसको मानना पड़ता है। तो हम लोग तो चुनाव मैदान वाले है ही हैं, हम लोग तैयार रहते हैं लगातार। नहीं, बेशक आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सांसद होते हुए विधायक हो जाते हैं, विधायक बनने के बाद सांसद बनने के लिए जाते हैं, बड़े से बड़े पद होने के बाद छोटे पद में आ जाते हैं राजनीति में। तो क्या आप इन आदर्श से समझौता नहीं करना चाहते, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं लड़ूंगा, अन्य को मौका दे दें? देखिए, बात सही है। अब अपना अपना सिद्धांत होता है। कुछ लोगों के लिए तो ये होता है कि हमें पावर ही चाहिए। हमारे लिए पावर जो है वो माध्यम है। हमने सन 75 से जब इमरजेंसी लगी तब से पढ़ाई छूटी और 45 साल करीब सामाजिक जीवन में 47 साल हो गया। तो 47 साल में हम फुल टाइमर बन के काम किया, हर तरह से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और आगे पदों में भी रहे और नहीं भी पदों में रहे, लेकिन काम चालू रहा। तो हम लोगों का ये जो माध्यम है राजनीति में, जो पद एक माध्यम है कि हम सत्ता को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हम क्षेत्र के विकास के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए और लोगों की समस्याओं को दूर करने में हम कैसे कारगर हो सके। तो अगर पावर रहता है और अपने पास कुछ अधिकार रहता है तो फिर उसको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे आप भी चर्चा कर रहे थे लोकसभा में बात उठाने की, विधानसभा में भी था, तो जिला बनाओ आंदोलन चल रहा था, उस समय भी मैंने विधानसभा में भी वो सब बातें रखते थे हम लोग। तो एक सक्षम जगहों में रखना, उनको निर्णय कराना, ये हम सबका दायित्व होता है। विकास संबंधित योजनाएं लाना, तो उसको हम लोग बखूबी करते हैं। तो हम लोगों का ये रहता है कि जो भी अगर अधिकार रहता है तो ठीक है, लेकिन अधिकार के लिए एक कुछ चीज़ें मारली भी होती हैं, तो जिसको हम लोगों को, जैसे अभी हम एक इस पक्ष में है हमेशा कि 70-75 साल के बाद में सही है राजनीति में सबको चुनावी राजनीति से हट जाना चाहिए। और हमने भी सोच रखा था कि इस बार लोकसभा में मौका नहीं मिला, लेकिन ये सोच रखे थे कि अभी हम 62-63 के हैं, 10 साल तक और सेवा करेंगे,
करेंगे ज़्यादा, उसके बाद 70-75 के बाद से फिर अपना और काम सामाजिक काम करेंगे। अच्छा, आपके नाम की चर्चा जब क्षेत्र में होती है कि संभवतः आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो जो जंगल से आए हुए लोग हैं जो सड़क पर आ गए हैं और वो भी आकर के चुनाव लड़ते हैं, तो ये एक विधानसभा की जो लड़ाई होने वाली है, चूँकि उनको तो लड़ना ही लड़ना है, वो दादू भैया जो भी हैं, चूँकि उनसे भाई हम भी खाते हैं तो इसलिए हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन चूँकि उनको तो लड़ना ही लड़ना है और उनके सामने कहीं ना कहीं पिछली बार सांसद पद पर आपने विजय प्राप्त की थी, तो फिर इस बार भी क्या ऐसी कोई सीधी टक्कर दिखने की जनता सोच रही है कि शायद ऐसा ही होने वाला है? देखिए, एक चीज़ समझे, देखिए ये तो होता है क्योंकि अराजकता से हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है, डकैतों से, दादुओं से, गुंडों से, बदमाशों से, और अराजकता यहाँ नहीं होने दी। तो फिर यहाँ पर लोगों का एक स्वाभाविक एक दो दल जैसे बन जाते हैं ना, कि एक होता है अमन पसंद और आम लोगों का दल, है नहीं, आम लोगों का एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरफ गलत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ जातिवादी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम लोग सब समाज के लिए काम करते हैं, शुरू से पार्टी का भी नेचर रहा है, हमारा भी नेचर रहा है, तो एक इस नाते से तो दो गुट बन ही जाते हैं। तो अपने आप स्वाभाविक है, लोगों का पसंद आती है, जो अमन पसंद लोग हैं, जो यहाँ पर विकास देखना चाहते हैं और शांति देखना चाहते हैं, वो सब हमारे साथ आते हैं, चाहे जिस वर्ग और जिस जाति के हों, और जो गलत लोग हैं वो उस तरफ जाते हैं। अच्छा सांसद जी, एक बड़ी बात मैंने देखी, पिछले दिनों मैं एक जगह बैठा था, तो चूँकि आपका जो दल है उसको थोड़ा सांप्रदायिकता के रूप में भी देखा जाता है, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति बैठे थे, मेरे परिचित थे, उन्होंने एक बात कही कि व्यक्तिगत भैरव प्रसाद मिश्र एक ऐसे इंसान हैं जिनको मुस्लिम भी बहुत पसंद करते हैं। तो क्या इस बात में सच्चाई है क्या कि आपको यहाँ के आसपास के सारे मुस्लिम वर्ग का भी बड़ा समर्थन प्राप्त होता है? अब देखिए, सारे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम का हमको मिलता है, और वो यहाँ की स्थितियों के कारण, व्यक्तिगत व्यवहार के कारण, और जैसे आपने कहा कि एक श्रद्धा है एक दूसरे के कामों के प्रति और सिद्धांतों के प्रति, तो ये और व्यक्तिगत एक वर्षों से काम करते हुए सबसे व्यक्तिगत टच है, और कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि उनको किसी को दिक्कत आई हो। हाँ, उनका कहना था कि आप लोगों ने कभी अनर्गल टिप्पणी नहीं की, तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, सिद्धांत पे भी नहीं रहा है। तो इस नाते से भी हमें मुस्लिम समाज का भी, और यहाँ तक कि जो एक दो जाति सपा बसपा के जो ध्रुव जातिवादी विचारधारा वाले भी हैं, और उन वर्गों का भी वोट मुझे वर्षों से मिलता रहा है एक हिस्सा। वो मतलब ये कुछ इस प्रकार से मुस्लिम वर्ग को लेकर के, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत प्यार मिलता था मुस्लिम वर्ग से। बात सही है। देखिए, मुझे खुशी है कि सब लोग, जब हम सब लोग चुनाव लड़ते हैं तो बड़े खुशी से, यहाँ तक कि तो मैंने देखा तमाम मुस्लिम तो झंडा लेके भी खुलेआम उनको चलने में दिक्कत नहीं होती। हम लोगों ने जिन प्रत्याशी को लड़ाया उनको भी फिर वो कुछ एक हिस्सा तक करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो खुल के आते हैं। अच्छा, अब जैसे मेरा जो कार्यक्रम है क्या स्वाद है चुनाव का, तो चूँकि आप तो अनुभवी हैं, तो स्वाद तो आता है चुनाव में, तो इस स्वाद को आप कैसे बताना चाहेंगे? चाहे हारने वाले का स्वाद हो या जीतने वाले का स्वाद, और जनता को भी बड़ा स्वाद आता है, हम सबको स्वाद आता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये स्वाद एक ऐसा शब्द है जिससे जनता को भी रुचि जगती है। तो क्या लग रहा है आपको कि स्वाद आने लगा है अब चुनाव नज़दीक आते ही? देखिए, अब ये तो है चुनाव का, जैसे स्वाद कहा जाए या रंग कहा जाए, तो रंग चढ़ा है और धीरे चढ़ रहा है, और लोग उस चुनावी मूड में, पार्टियां भी आ गई हैं तो लोग भी आ गए हैं, जगह जगह चर्चाएं होने लगी हैं, जगह जगह बात होने लगी है, और लोग चर्चाएं करने लगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये नया वर्ष भी है और सत्ता भी वापस, आप वापसी के लिए तैयार हैं कि हम वापस सत्ता में बैठेंगे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? कैसे आप बताएंगे कि वो भाजपा को ही चुने? देखिए, युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, युवाओं का भविष्य के हाथ में जितने हमारा वोटर भी है, जो वो अधिकतर युवा है हमारे देश पे, तो युवाओं के बल पर ही सरकारें बनती हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत युवा वर्ग एक बहुत बड़ी मात्रा में है। तो आपने देखा होगा जहाँ भी होता है तो मोदी के नारे लगने लगते हैं, तो एक तरह से मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति श्रद्धा है, विशेषकर मोदी जी के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है लोगों को, तो विशेषकर युवाओं में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो श्रद्धा उन्होंने व्यक्त की है, सरकार ने भी उनको अपेक्षा में कोशिश की है थोड़ा उनको उनके लिए योजनाएं लाने की, उनको आगे बढ़ाने की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और मैं समझता हूं कि युवाओं को उस योजनाओं का भी लाभ देना चाहिए और आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए, और क्योंकि देश का भविष्य युवा ही है, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ करके एक, कभी जैसे हमने कहा, हिम्मत न हारे,
हिम्मत न हारें, लगातार लगे रहें, चलते रहें। कहा इसलिए कहा गया चलते रहो, तो निश्चित तौर से सफलता मिलती है। तो मैं उनको तमाम सर्विस के लिए लोग निराश होते हैं, हमारे लोग पास आते हैं, बैठते हैं, हम लोग उन्हें हिम्मत देते हैं कि नहीं भरते रहो आएगा। और अभी एक आया, तमाम वो थे कालखंड जिसमें बहुत पैसा लगता था, लेकिन इस कालखंड में जो अभी अपनी सरकार आई कि बहुत एक फेयर होने की कोशिश हुई है और लोगों को तमाम रोजगार मिला है जिनको पैसा वैसा भी नहीं लगा, तो उनको मौका आ रहा है। तो आगे युवाओं को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। कोरोना कालखंड भी आया, तमाम रोजी रोजगार भी गए, तो उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही मैं उनसे कहना चाहता हूँ। जी, तो ये थे हमारे साथ बांदा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने बड़े विस्तार के साथ अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि युवाओं को किस प्रकार से सफलता को अर्जित करना चाहिए। और सीधी बात कही उन्होंने कि विपक्ष कहीं से भी सत्ता के मुकाबले खड़ा नहीं कि वापस सत्ता में विपक्ष आ सके, हम ही सत्ता में वापस आने वाले हैं। ये